नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हम कौम मुल्क सल्तनत के लिए इस प्रोग्राम से बहुत सारी बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं। फिर हमारी ये भी कोशिश होती है कि कैंसर जैसे मौलिक अमराज के आपको इब्तदाई सिग्नल बता दें, ताकि आप शुरू में ही किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसका इलाज भी कराएँ। उसकी तशख़ीस जितनी जल्दी इब्तदाई मरहल में होगी, आपका ख़र्चा भी कम होगा और आपको मुकम्मल सेहतयाबी हासिल होगी। तो नाज़रीन, हम आज अपने स्टूडियो से आपके लिए जिस डिबेट पे डिस्कशन करेंगे वो है कि हमारे मुल्क में बिनाई के कितने मरीज़ हैं और कौन कौन सी वजूहात हैं और किस तरीके से हम अपनी आँखों की बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आज स्टूडियो में दावत दी है। मेरे साथ एक रिनाउंड आई सर्जन प्रोफेसर मोहम्मद मोइन इस वक्त, जो कि प्रो वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के और प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव एंड विजन एलाइड हेल्थ साइंसेज के, जो कि मुंसलिक है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ा नाम है। नाजरीन, इनके वालिद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद यकीन जो हैं वो फाउंडर थे दाता दरबार आई हॉस्पिटल में, और पहला कैटरेक्ट जो कि आँखों की बिनाई को ज़ाया कर देता है, उसका ऑपरेशन करके उन्होंने बेशुमार ऑपरेशन वहाँ पे किए। और माशाल्लाह उनके साहबजादे इस वक्त जो हैं वो मियां हॉस्पिटल शोबा इमराज ज़े चशम के सरबराह भी हैं। मैं इनसे ज़रूर पूछूंगा कि कौन सी वजूहात हैं जो कि हमारी कौम मुल्क सल्तनत में बिनाई की कमज़ोरियाँ करती हैं, और फिर उनसे आँखों के कैंसर के बारे में भी मैं इब्तदाई मराहिल पूछूंगा आपके लिए। फिर हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम क्वैकरी से बचाएं अपनी कौम को, और साथ ही हम अपने स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट उनसे एक वेकअप कॉल हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए पॉलिसी मेकर और ब्यूरोक्रेट्स के लिए लें कि किस तरीके से उनके फील्ड में हेल्थ रिफॉर्म्स की जाती है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। हमारे एक रिपोर्टर मियाँ आमिर जमील इस वक्त मियाँ अस्पताल में हैं, जो कि शोबा इमराज चशम में उन मरीज़ों का इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपकी बिनाई ज़ाया हुई और किस तरीके से आप ने अपना इलाज शुरू किया। जी बिल्कुल प्रोफेसर सदाकत साहब, मैं इस वक्त जो न्यू हॉस्पिटल, जो कि इस वक्त बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हम आई वार्ड में मौजूद हैं। मेरा नाम डॉक्टर लुबना सिद्दीक मियाँ है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ऑफ्थेल्मोलॉजी की। मियाँ हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ। तो बहुत सारी आँखों की बीमारियाँ हैं जो हर कोई जानता है, जैसे कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया। एक बीमारी अभी नई स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में, बाकी वेस्ट में या मॉडर्न कंट्रीज़ में तो ये 1940s में इसका ईजाद हो गया था, जिसे कहते हैं पैदाइशी अंधापन। पैदाइशी अंधापन ज़्यादातर उन बच्चों को मुतासर करता है जो पैदाइश के वक़्त 2 किलो या उससे कम के पैदा हुए हों, या हमल का दौरानिया 35 वीक्स या उससे कम हो, मतलब प्री मेच्योरिटी। ये जो आरओपी की बीमारी है, इस पे हमने काम 2014 में शुरू किया था और अब तक हम 2000 से ज़ायद इस तरह के बच्चे स्क्रीन कर चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मैं ज़रूर पूछूंगा, जैसा कि एक बच्चा ऐसा जो पैदाइशी अंधापन उसमें है, तो उसके पास कोई टाइम लिमिट होती है? अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है या अपना इलाज करवाता है तो वो ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, इन बच्चों की नज़र मुकम्मल तौर पे बच सकती है अगर ये 2 महीने की उम्र से पहले आँखों का चेकअप करवा लें, पर्दे का मुकम्मल तौर पे मुआयना करवा लें और उसका मुकम्मल तौर पे इलाज करवा लें, तो इनकी नज़र पूरी और मुकम्मल बच सकती है। ट्विंस बेबी थे? जी, जी। और इसका वेट जो है ना, जब ये पैदा हुई है तो इसका 800 ग्राम था। अब इसका 1 केजी 200 ग्राम है। कल चेकअप करवाया है तो कल उन्होंने मुझे यहाँ रेफ़र किया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब इस बच्चे का इलाज न्यू हॉस्पिटल में आपको रेफ़र कर दिएगा गंगाराम वालों ने, तो अब यहाँ पर इलाज कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा बताएं। इलाज अभी ड्रॉप्स डाले हैं। अब डॉक्टर साहब चेक करती हैं और फिर जो है ना, जो कहेंगी डॉक्टर साहब वही फिर तो उस पे डॉक्टर अमल साहब क्या किया कहते हैं, ये आंखें बहाल हो जाएंगी? इंशाल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से हो जाएंगी। अभी 2 मंथ्स नहीं हुए, तो डॉक्टर साहब जैसे कहेंगी तो इंजेक्शन लगेगा और लेज़र, तो पूरी कोशिश है
अच्छा, एंड लेज़र इंजेक्शन लगाएंगे, इसका ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट होने के बाद आंखें बहाल हो जाएंगी। इसमें आरओपी का इलाज बहुत जल्दी नहीं होता कि आप सिर्फ कतरे डालें और वो ख़त्म हो जाए। इसमें फॉलोअप वगैरह करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने के अंदर अंदर ही बच्चे की नज़र बन जाती है, इससे ज़्यादा यूजुअली नहीं लगता। मज़ीद भी कुछ लोगों से बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ होती हैं, मज़ीद ओपीडी में या हम वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर जाकर बात करते हैं। मुझे तो नहीं पता चला था, इसकी मामा को पता चला था। इसकी आंख में ना वो सफ़ेद कलर का निशान आ गया था, ठीक है। और उसकी वजह से हमने उधर चेकअप करवाया था, तो उधर उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा चेकअप किया है, लेकिन उन्होंने फिर इधर भेज दिया। तो इधर आए हैं, तो डॉक्टर साहब को बोला है, दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला है इसको आइज़ का कैंसर है। तो डॉक्टर अब क्या कहते हैं आपको? डॉक्टर अब बोलते हैं ट्रीटमेंट शुरू है इसका, अब इसको कीमो भी लग रही है, और अब मुआयने का टाइम है हमारा, हम मुआयने के लिए अब आए हैं। अगर हम बात करें हमारे माशरे में हर दूसरे तीसरे बंदे को पैदाइशी टेढ़ापन होता है, या उसके बाद पुतलियों का फैलना, सिकुड़ना, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, इस हवाले से भी मुख्तलिफ पेशेंट से बात करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आपको कब पता लगा इस बच्चे को आई कैंसर है? 2-3 दिन के बाद पता लगा। तो क्या इसको देखना नहीं जा रहा था, क्या मसला आ रहा था इसको? इसके आँख के अंदर कोई चीज़ भूरा सा बढ़ गया था, तो फिर हम इधर लेके आ गए इनको। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया इसका। अब क्या मसला जी आपके बच्चे का? ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो शेखुपुरा कोट अब्दुल मालिक से, वहाँ अल हबीब हॉस्पिटल है, वहाँ फर्स्ट टाइम जुमे वाले दिन गए थे। उन्होंने कहा कि इसकी ये सजी आँख ये इसमें नज़र नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने क्या बताया अभी आपको? तो अभी हम यहाँ एक टेस्ट होगा। क्या कहते हैं, टेढ़ापन है इसको, क्या मसला है? हाँ जी, ये आँख इधर काम नहीं कर अब बेटा आपका क्या मसला है, नजर नहीं आता आपको? इस आँख से इस हाथ से नहीं नजर आता। भाई इसकी ना पैदाइशी नज़र ख़राब थी, बच्चे में 1.5 साल की थी ना, फिर नज़र चेक कराई कि डॉक्टर ने कहा इसकी ना पैदाइशी 7 लम्बड़ आने की लगी हुई है। तो अब ना फिर ना 7 लम्बड़ में फिर ना नज़र नहीं सही आ रहा, टीवी नहीं देखा जा रहा, ना पढ़ने में मुश्किल हो रही, दोबारा चेकअप होगा। कब से आपको ये नजर कमजोर हुई थी? जब मैं 5 से 4 साल का था। अब ऐनक लगाने के बाद ठीक है? अच्छा सही नज़र आता है। अच्छा मुझे बताओ, आप टीवी ज़्यादा देखते हो, मोबाइल ज़्यादा देखते हो, जो नज़र ख़राब हुई आपकी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखता था। मेरे पापा की भी नज़र ख़राब है, मेरी बहन की भी नज़र ख़राब है, और मेरी भी। हाँ, हमारा पैदाइशी है। मेरी बहन जब 1.5 साल की थी तब की उसकी ख़राब है। बेटा मुझे ये बताओ, जिन लोगों की नज़रें ख़राब नहीं हैं, जो बच्चों की, आप उनको क्या पैगाम देंगे? टीवी ज़्यादा देखें, मोबाइल ज़्यादा देखें, क्या मैसेज दोगे आप? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अच्छी पढ़ाई करें, क्योंकि उनकी आंखें सलामत हैं। हाँ, हमसे इतना अच्छा नहीं पढ़ा जाता। वो टीवी भी कम देखें, मोबाइल भी कम देखें, हर वक्त फ़ोन ना चलाया करें, वरना उनकी भी ख़राब हो सकती है। और किसी और की भी ऐनक जो पहन लेते हैं ना बच्चे, कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, वो भी ना करें, उससे भी नज़र ख़राब हो जाती है। जी सदाकत साहब, देखा जैसा कि एक छोटा सा बच्चा था जो इसने बड़ा ही अहम पैगाम दिया है, और ये पैगाम लोगों को सुनना चाहिए। इसने यही कहा था कि इसको ग्लासेस लगे हैं, इसकी आई साइड वीक हो चुकी है, लेकिन इसने साथ साथ ये पैगाम दिया जिनकी नज़रें ख़राब नहीं, उनको भी एहतियाती तदाबीर बताई हैं। शुक्रिया आमिर, आपने रिपोर्ट पेश की। नाजरीन, अगर मैं पूरी दुनिया में देखूं तो तकरीबन 8 अरब की आबादी में तकरीबन 2.25 अरब लोग जो हैं वो अपनी बिनाई से महरूम हैं, और इसमें से तकरीबन 1 अरब ऐसे लोग हैं जिनकी बिनाई को वापस अपनी ओरिजिनल हालत में लाया जा सकता है, विच इज़ प्रिवेंटेबल। तो इसके लिए मैं आज बड़ी एक खुशी की बात अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि 2019 में आलमी अदारा सेहत ने पाकिस्तान को ट्रैकोमा फ्री कंट्री बता दिया। और ट्रैकोमा नाज़रीन एक ऐसी बीमारी थी कि जो आज से तकरीबन 3 दहाई पहले बहुत सारे लोगों की बिनाई को ख़त्म कर देती थी, और उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती थी। और उसमें मैं प्रोफेसर मोइन और इनके प्रीडिसेसर प्रोफेसर असद असलम साहब और इनके वालिद मोहतरम डॉक्टर यकीन, जो कि चीफ़ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे दाता दरबार आई हस्पताल के, उनका बड़ा क्रेडिट है, बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो प्रोफेसर साहब से मैं पूछता हूँ कि प्रोफेसर साहब, कौन कौन सी वजूहात हैं जिनसे कि बिनाई ख़त्म होती है, जो हमारे नाजरीन को अगर आप बता दें, फिर मैं पूछूँगा कि किस तरीके से वो अपनी बिनाई को ठीक रखें, और इब्तदाई मराहिल में आँखों के कैंसर को किस तरीके से वो थोड़ा सा भी शक पैदा हो तो वो आपके डिपार्टमेंट में आ जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोफेसर सदाकत, बहुत शुक्रिया आपको मदऊ करने का मुझे इस प्रोग्राम में।
हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, हमारे टीचर हैं, मैंने इनके साथ पर्सनली इनके साथ काम किया हूँ, और एक लेजेंड है, इनका बहुत नाम है। आई थिंक ये जो काम कर रहे हैं एक सदका जारिया है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिनसे बहुत लोगों को आम चीज़ें पता लग जाती हैं, जो कि उनको बहुत फ़ीस दे के डॉक्टरों को दिखाना पड़ती हैं जाके। तो जो आपने बात की उसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि आँखों की कौन सी बीमारियाँ हैं जिनसे नज़र कम हो सकती है, उसको हम थोड़े से डिफरेंट सेगमेंट्स में ले जाएं कि बचपन में चंद बीमारियां हैं, और फिर बुढ़ापे में चंद बीमारियां हैं, और फिर दरमियानी उम्र में चंद बीमारियां आ जाती हैं। और इसमें से एक बीमारी ऐसी है, अगर मैं उसको नंबर 1 लीड करूं कि उसकी वजह से जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती, उसमें काला मोतिया है या ग्लूकोमा जिसको कहते हैं। तो वो बीमारी नंबर 1 कॉज है जो कि ब्लाइंडनेस है, जो कि वापस नहीं आती, नॉन प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस जो है, जिसको हम वापस नहीं रोक सकते। इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइम सर पकड़ लिया जाए, तो फिर हम इसकी जो इसकी प्रोग्रेशन है, जो बीमारी का बढ़ना है, उसको रोक सकते हैं। ऐसी बीमारी जो कि सबसे आसान है, जिसको ट्रीट कर दें और नज़र पूरी बहाल हो जाए, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसमें सफ़ेद मोतिया है। तो सफ़ेद मोतिया जिसको बहुत आम लफ्ज़ों में देखने में जिस तरह 60 साल की उम्र में लोगों को नज़र कम होना शुरू हो जाती है, उसमें पाया जाता है। उसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों में जो बीमारी देखेंगे या 40 साल की उम्र में जो बीमारी देखेंगे, प्रॉब्ली वो कैटरेक्ट से भी ज़्यादा है, और वो एनके हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव एरर, ऐनक लगाना बचपन में, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे बुढ़ापे में जाके या 40 साल पे जाके प्रेस मायोपिया, जहाँ पे आपकी लेंस जो है वो फोकस करने की कैफियत उसमें कम हो जाती है, तो आपको नज़दीक की चीज़ नहीं नज़र आती। अब जाएंगे रेस्टोरेंट में भी आपको चीज़ पढ़ नहीं सकेंगे। इसके बाद जैसे जैसे अब दरमियानी उम्र में आते हैं, तो शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्योंकि शुगर है, आप समझ लें घुन की तरह आपकी पूरी बॉडी को खा जाती है। इस तरह वो आँख की छोटी नालियाँ हैं उनको बंद भी कर देती है या उनमें से लीकेज भी कराती है। तो उसकी वजह से जो बीमारी आती है उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि एक वक्त पे पकड़ी जाए तो इसका इलाज हो सकता है, और अगर ना पकड़ी जाए तो पेशेंट ब्लाइंड हो जाता है। तो ये मेजर बीमारियां हैं। उसके अलावा कैंसर है, जिस तरह डॉक्टर सदाकत ने बात की, जो कि बच्चों का कैंसर है, जो कि रेटिनोब्लास्टोमा है, जो कि बहुत अहम कैंसर है। बड़ों में मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है, वो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्बिट है, जो आंखों के गिर्द पलके हैं, उनके जो कैंसर हैं वो पाए जाते हैं, और उनका इलाज भी बर वक्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत अहम बीमारी जो इस वक्त इमर्ज हो रही है एज एन एपिडेमिक पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो बच्चे हैं, जो प्री मेच्योर बच्चे हैं, वो सर्वाइव बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नियोनेटल नर्सरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। लेकिन आई की जो सर्विसेज हैं वो पूरी उतनी बेहतर नहीं हुई जो कि डेवलप होनी चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो बीमारी है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, या जिस वक्त जो बच्चे कबलस पैदाइश की जो अंधापन है वो डेवलप हो जाता है। और वो बच्चे ऐसे हैं कि जो बचपन से अगर वो वक्त पे नहीं ट्रीटमेंट कराएंगे तो सारी उम्र के लिए वो अंधे रहेंगे, उनको नज़र नहीं आएगा, उन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसी बीमारी है जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सिर्फ ये कि प्री मेच्योर बच्चा 35 हफ्ते से नीचे हो या उसका 2 किलोग्राम से कम वज़न हो तो उसको डॉक्टर को चेक कराएं, आंखों का मायना लाजमी कराएं। तो ये मेजर बीमारियां ये हैं। तो उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं सदाकत साहब। नाज़रीन, स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट प्रोफेसर मोइन साहब बता रहे हैं कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि बहुत सारे लोगों की बिनाई को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं, और जिसमें उन्होंने बताया कि काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया और ज़ियाबतीस जिसे कि बिनाई ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, इसको बआसानी इब्तदाई मराहिल में पकड़ा भी जा सकता है और उसका मुकम्मल इलाज भी हो सकता है। प्रोफेसर, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ आपको कि आपके इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान के कोई कम से कम 50 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहाँ पे क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं थे, और फिर आपके इंस्टीट्यूट की वजह से उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जाने के बाद जो सफ़ेद मोतिया था उसका उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है, जहाँ के हमारे बुज़ुर्ग हजरात जो है अपनी बिनाई ज़ाया कर देते थे सफ़ेद मोतिया से, और फिर काला मोतिया भी जाता था, वो अब मुकम्मल तौर पे उनकी बिनाई बआसानी वापस आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके हाथों से ट्रेंड किए हुए तरबियत याफ्ता ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहे हैं। और ये भी बड़ी कौम मुल्क सल्तनत के लिए खुशी की बात है कि आज पूरी कौम
जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयार बैठी है और मना रही है कि पाकिस्तान को ट्रैकोमा फ्री ममालिक में शामिल कर दिया गया है आलमी अदारे सेहत की तरफ से। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या स्क्रीनिंग होनी चाहिए जिससे कि हमें पता लग जाए सफ़ेद और काला मोतिया किसी शख्स को हो रहा है। तो एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद हम इसी डिबेट को जारी रखेंगे। नाजरीन, कैपिटल क्लिनिक, कैपिटल टीवी में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो प्रोफेसर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने जो 3 बीमारियां बताई जिससे बिनाई ज़ाया जा रही है, और बदकिस्मती से साउथ एशिया एक ऐसा कि जितने ममालिक हैं, पाकिस्तान फिर भी बेहतर है, अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी अपनी बिनाई से महरूम हो जाते हैं उम्र के ख़ास हिस्से में। कि स्क्रीनिंग क्या होनी चाहिए, अगर हमारे नाजरीन को आप बता दें कि उन्हें पता लग जाए कि उनको सफ़ेद मोतिया है या काला मोतिया है या उनकी बिनाई ज़ियाबती इसकी वजह से ज़ाया जा रही है, इसमें क्या स्ट्रेटजी आप बताएंगे? जी, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, जो बच्चे हैं हमारे पास, जब वो स्कूल में दाखिल होते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जब वो स्कूल में दाखिल होते हैं उस वक्त उनकी एक, जिस वक्त वो पढ़ना सीख रहे हैं, अब चूँकि मॉन्टेसरी वगैरह करके आते हैं, तो उस वक्त वो सीख जाए तो उनकी ऐनक का नंबर उस वक्त देख लिया जाए, यानी कि नज़र चेक कर ली जाए, तो ये एक बहुत अहम सर्विस होगी। उसी तरह है जिस तरह आप ड्राइविंग करने के लिए किसी को आप ऐनक का नंबर चेक करते हैं, तो इसी तरह बचपन में भी कर लें। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ऐनक का नंबर उसी वक्त 5 साल की उम्र में आ जाता है, और वो बच्चों टीचर से, पेरेंट्स से मार खाते रहते हैं कि तुम जानबूझ के नहीं पढ़ रहे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, देखते क्यों नहीं हो, हालांकि उनका एक ऐनक का नंबर होता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम बचपन से शुरू करें तो ऐनक वाली बीमारी से मुराद है कि मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, वो उस वक्त पकड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने बात की कि काला मोतिया एक बीमारी है जो कि जिसमें आँख का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पीछे नर्व है वो डैमेज होती है, और उसकी वजह से बिनाई आहिस्ता आहिस्ता वो साइडों से ड्रॉप करना शुरू कर देती है। ऐसे ही है जैसे आप एक टनल विजन में से ऐसे करके देखेंगे तो इस तरह की चीज़ में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काला मोतिया बचपन में भी आ सकता है, बुढ़ापों में भी आ सकता है। बच्चों में एक ख़ास तरीके से आता है कि अगर आपका बच्चा ऐसा हो और आपको लगे कि आँख की साइज़ खुदा ना खास्ता बड़ी होना शुरू हो गई है, आँख बड़ी बड़ी लगना शुरू हो गई है, तो उसको हम बुफ्त एलमॉस का लफ्ज़ कहते हैं कि पैदाइशी काला मोतिया है। वो जैसे ही ऐसी कोई चीज़ हो उसको फ़ौरन दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज हमें शुरू करना पड़ता है और ज़्यादा उनकी ऑपरेशन करना पड़ता है। और बच्चों में ख़ासियत के तौर पे चीज़ें जल्दी ना पकड़ें तो वो उनकी ब्लाइंडनेस अगर खुदा ना खास्ता आ जाए या वो अंधे हो जाए तो एक सोसाइटी पे बहुत बड़ा बर्डन है, पेरेंट्स पे बहुत बड़ा बर्डन है, तो वो हमें रोक लेना चाहिए। उसके बाद काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि 40 साल से ऊपर जाके ज़्यादा बनती है। काले मोतिया को समझने के लिए अगर हम समझे कि आँख के अंदर एक पानी बनता है और वो पानी आँख की नशो-नुमा के लिए होता है, वो बनता तो है लेकिन निकलता भी है आँख में से बाहर। तो जो बाहर निकलने वाले फिल्ट्रेशन चैनल हैं वो आँख के साथ जैसे जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से आँखों का एक दबाव होता है जिसको प्रेशर कहते हैं, तो वो चेक कराना जो है ना बहुत अहम होता है। और नॉर्मली अगर आप जब भी किसी वक्त आँखों का चेक कराने जाएँ तो आपका प्रेशर ज़रूर देखेंगे। लेकिन काला मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो कि मारूसी होती है, मेरा मतलब जिनके पेरेंट्स को है, जब भाई बहनों को, उनमें पाई ज़रूर जाती है। तो अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को भी काला मोतिया है तो आँखों का मुआयना ज़रूर कराएं। उसमें आपके पर्दे का मुआयना होगा, फिर आपका प्रेशर देखेंगे, फिर आँख का टेस्ट करेंगे जिससे कि आँख के पीछे जो नर्व है उसको मैप करते हैं, जिसमें ओसीटी है या विजुअल फील्ड की टेस्टिंग करते हैं। तो ये आप नॉर्मली जिस वक्त आप चेकअप करने के लिए जाते हैं उस वक्त पकड़ा जाता है। लेकिन अगला सवाल है कि इसकी अलामात क्या होंगी, कि अगर आप ना जाएं तो कैसे पता लगेगा। तो उसमें यह कि कई लोग महसूस करेंगे फ्रीक्वेंटली उनकी ऐनकों का नंबर चेंज हो रहा है, या उनको सर में दर्द हो रही है, या कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके अराउंड आपको कलर्स या हेलोज नज़र आते हैं, कोई भी लाइटें देखते हैं उसके अराउंड नज़र आते हैं, तो वो काले मोतिये की अलामत में आ जाते हैं। तो और काले मोतिये के लिए आपकी और कौन सी बीमारियां हैं, शुगर है या आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें काला मोतिया ज़्यादा बन जाता है। और जो लोग मोटी ऐनकें लगाते हैं, या वो माइनस की हो या प्लस की हो, उनमें भी काला मोतिया बनने के इम्कानात ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद अगर हम सफ़ेद मोतिये की तरफ जाएँ तो वो एक ऐसी बीमारी है जो कि इस तरह ही है जिस तरह आप समझ लें कि आपके एज के साथ बाल काले थे तो वो उसके बाद ग्रे होते हैं, फिर सफ़ेद होते हैं, तो आपके आँख के अंदर जो शीशा या लेंस है वो भी आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। और मोतिया का लफ्ज़ ऐसे ही इसी वजह से दिया गया है कि जब वो बिल्कुल सफ़ेद होके
बिल्कुल मैच्योर हो जाता है तो वो बिल्कुल मोती की सूरत देता है। जब आप दूर से देखेंगे तो ये मोतिया बचपन में भी पाया जा सकता है और बुढ़ापे में भी पाया जा सकता है। ज़्यादा बुढ़ापे में है और बुढ़ापे में शुगर जैसी बीमारी है उसमें ये जल्दी बन जाता है, लेकिन ये ज़्यादा एज के साथ है। और इसको पकड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप महसूस करेंगे कि आप रात को गाड़ी चला रहे हैं, लाइटें आगे से फैलना शुरू हो गई हैं, या आपको चीज़ें धुंधली नज़र आना शुरू हो गई हैं, या एज के साथ फील करते हैं कि कमरे में डिम है, आपको लाइटें बढ़ा के देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो सफ़ेद मोतिये की वजह से सबसे ज़्यादा ऐसे ही महसूस होता है कि आपको बारीक चीज़ें पढ़ने में दिक्कत आ रही है, स्पेशली डिस्टेंस में। तो ये 2 बीमारियां हैं और इसमें तीसरी जो अहम है वो शुगर की बीमारी है। शुगर वाले मरीज़, जिस तरह मैंने कहा कि शुगर वाले मरीज़ में 5 से 10 साल लगते हैं कि शुगर के असरात आते हैं, लेकिन उसके अंदर खून की नालियाँ छोटी फटना शुरू हो जाती है। तो मरीज़ को क्या क्या अलामत आ सकती है? शुगर के मरीज़ धुंधलाहट देख सकते हैं। अगर उनके पर्दे में लीकेज हो और पर्दा स्वेल करना शुरू हो जाए तो पर्दे के अंदर उनको चीज़ें टेढ़ी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर कोई लकीर है, आपकी शक्ल है, वो नहीं नज़र आएगी, या आप देखेंगे तो उनके फेस उनको नज़र नहीं आएगा, धब्बे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। और एक बहुत अहम अलामत है, काले धब्बे नज़र आएंगे। एकदम वो कहेंगे कि मुझे काली काली चीज़ें नज़र आई हैं, फिर नज़र एकदम बंद हो गई है। इसका मतलब कि आंख के अंदर खून आ गया, टोटल ब्लीडिंग हो गई है, जिसको हम विट्रियस हेमरेज कहते हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं जो शुगर वाले बीमारी हैं। लेकिन शुगर में भी चीज़ें अगर जल्दी पकड़ ली जाए तो बहुत अच्छे इलाज आ गए हैं, जिससे आप अपनी नज़र बरकरार रख सकते हैं और अब एज के साथ आप अंधेपन से बच सकते हैं। प्रोफेसर, मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने बड़ी अच्छी हमारे व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दी कि अगर बच्चा स्कूल में वाइट बोर्ड को या किसी चार्ट को पढ़ने के लिए थोड़ा सी भी स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उनके टीचर्स या प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस जो हैं उन्हें पेरेंट्स को ज़रूर बताना चाहिए कि वो अपने बच्चों की आई का मुआयना ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर बचपन में ही उसकी रिफ्रैक्शन करेक्ट कर दी जाए तो आपने बताया कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशनों से बचा जा सकता है। फिर आपने ज़ियाबतीस का बड़ा अच्छा बताया कि काले धब्बे नज़र आना या जो इमेज है वो टेढ़ी मेढ़ी आनी, ये और धुंधलापन आना, ये ज़ियाबतीस की कॉम्प्लिकेशन है जो कि आंखों पर असरअंदाज होती हैं। और हमारे जो उम्र रसीदा लोग हैं उन्हें अपना लाइफ टाइम में ज़रूर आँखों की टेंशन को नाजरीन चेक कराना चाहिए कि उसका प्रेशर कितना है, और किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके आजकल बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिनसे कि बआसानी आप जो है वो अपनी आँखों का प्रेशर चेक कर सकते हैं। मैं आपसे प्रोफेसर आपकी स्टूडियो में प्रेजेंस से अपने व्यूअर्स के लिए ज़रूर पूछूंगा कि ये हमारे बच्चे आजकल स्क्रीन पे बड़ा टाइम लगाते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, कंप्यूटर है, या आई टैब है, या टीवी है, उसके ऊपर बड़ा कंसंट्रेट करके प्रोग्राम्स देखते हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी हमारी बच्चों की बिनाई पे असरअंदाज हो सकती है ये चीज़? जी, आजकल का मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर माँ बाप यही पूछते हैं हमारे से आगे क्लिनिक पे। तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप देखें कि एक बच्चा जब बहुत करीब देखता है तो करीब देखने के लिए आँख के अंदर जिस तरह एक ऑटो फोकस मैकेनिज़्म है, आपके मसल्स हैं वो काम करते हैं और उसको नज़दीक दिखाते हैं। तब अगर पहले 10 साल में हर वक्त वो आपके मसल्स इस वक्त कंस्ट्रिक्टेड पोजीशन में रहे, या वो हर वक्त इसी तरह है जिस तरह आपने एक बहुत बड़ा भारी चीज़ उठाई हुई है, उस तरह का लोड उठाते रहें, तो उससे ये होता है कि ब्रेन समझती है कि शायद आपकी आँख देखना ही नज़दीक चाहती है, तो अपने आप को ऑटो सेट कर लेती है कि मैंने नज़दीक के लिए करना है, तो अपनी साख्त चेंज कर लेती है, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। वो चीज़ देखने में आती है कि जो बच्चे बहुत देर बहुत करीब का काम करते हैं तो उनमें माइनस का ऐनक का नंबर ज़्यादा रुझान बढ़ गया है। और ये चीज़ ऑब्वियसली सिंगापुर, चाइना इस साइड पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है फ़ोन का यूजेज। तो वहाँ पे उन्होंने देखा है कि मायोपिया तकरीबन पॉपुलेशन में 80% तक चला गया, और 2030 तक ये प्रेडिक्ट करते हैं कि 50% आबादी में ये आ जाएगा दुनिया में। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि पहले हम अपनी अगर पुरानी अपनी बचपन याद करें तो उसमें हमें बाहर जाने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती थी। उसमें आप देखें ग्रीन एक फील्ड है या ग्रीनरी है, वो आइज़ के लिए बहुत सूदिंग है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बाहर जाके निकलते हैं तो आपकी आंख रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है। रेस्टिंग का मतलब है कि वो मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है जब आप दूर से चीज़ें देखते हैं, और वो आपके लिए सूदिंग भी होती है। तो इस वजह से कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट के ऊपर देखें,
ताकि आपकी आंख हर वक्त थोड़ी थोड़ी रिलैक्स करे, जिससे कि जो कांस्टेंट एक आपकी आंख के मसल्स के ऊपर लोड है वो कम हो जाए। तो जो एक चीज़ तो मैंने बताई कि उसकी वजह से आपका नंबर बढ़ जाएगा। दूसरा ये है कि बहुत करीब बहुत देर पढ़ते रहते हैं तो उसमें आपको हेडेक भी होने के चांस है। फिर जो स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस जो है वो आंखों पे असरअंदाज करती है। आपने देखे उनके अंदर मोड भी है जिसके अंदर लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी रिकमेंडेड है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग रात को बिल्कुल पिच डार्क अंधेरे के अंदर बैठ के फ़ोन में फुल ब्राइटनेस के ऊपर देखते हैं, तो वो आंखों के लिए काफ़ी नुकसानदेह रहता है, क्योंकि वो आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है और उसके साथ मीग्रेन या हेडेक, इनकी चांसेस जो इंसिडेंस है वो बहुत बढ़ गया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो है जो बहुत अहम है, ये कि जो बच्चे हैं उनको एक एडिक्शन का लेवल हो गया कि फ़ोन जब तक हाथ में हर सेकंड पे चलाया नहीं, देखा नहीं, कोई गेम नहीं खेली, तो उनको ज़हनी सुकून नहीं मिलता और वो कोई और काम नहीं कर सकते उसके बगैर। तो आई थिंक कि इसका एंड्रॉयड का यूज़ ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं करना। अब तो चंद स्कूल आ गए हैं, अब आप देखें बिल बोर्ड पे कोई स्कूल है उसने कहा जी AI से हम सारी टीचिंग ही उस पर करा रहे हैं और सर के ऊपर गॉगल लगा दिए, तो वो एक अननेचुरल सी चीज़ लगती है कि हमें बिल्कुल भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे इतना नहीं जाना चाहिए और हमें अपने जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो आंख बनी जिस काम के लिए उसको उसके तौर पे लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन व्यूअर्स के लिए प्रोफेसर साहब स्टूडियो में आए हुए एक्सपर्ट जो हैं प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी हैं और मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। मैं प्रोफेसर साहब आपसे ज़रूर पूछूँगा कि नेशनल विजन और विजुअल जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान में हुई उसमें ट्रैकोमा के ऊपर बहुत काम हुआ था और वो ट्रैकोमा से इसीलिए पाकिस्तान जो है ट्रैकोमा फ्री कंट्रीज़ में शामिल हो गया है। लेकिन मैं कैटरैक्ट जो है सफ़ेद मोतिया उसके बारे में आपसे ज़रूर पूछूंगा कि इसका ऑपरेशन इतना महंगा हो चुका है कि एक आम गरीब मरीज़ की पहुंच से बाहर है। तो इसके लिए मैं कुछ चंद सवालात भी करूंगा और आपसे रिकमेंडेशन भी लूँगा हमारी हुकूमत के लिए कि क्या उन्हें स्ट्रेटजी इख्तियार करनी चाहिए। एक छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, वक्फे के बाद हम अपनी डिबेट इसी टॉपिक पर जारी रखेंगे। प्रोग्राम में नाजरीन दोबारा खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोफेसर साहब, एक आपसे ज़रूर मैं पूछूँगा कि हमारे जो पाकिस्तान के बड़े मशहूर फिलंथ्रोपिस्ट थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उन्होंने अपने वसीयतनामे में लिखा था कि मेरी कॉर्नियाज़ जो हैं वो मेरे मरने के बाद किसी उस शख्स को लगा दें जिसकी बीनाई बहाल हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन थी। आप मुझे पता है कि मेयो हॉस्पिटल में एक कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का बैंक भी तश्कील दे रहे हैं और इस वक्त एक ज़माना था कि श्रीलंका से कॉर्नियाज़ और आई का डोनेशन आता था, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि अमेरिका से भी आती हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या हमारे नाजरीन को इन्फॉर्मेशन देंगे कि पहली चीज़ तो ये है कि वो उस हद तक ना जाएं कि उन्हें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कराना पड़े और उनकी बीनाई इतनी ज़ाया हो जाए कि वो फिर देखने से कासिर हों। तो आप कौन से ऐसी मराहिल हैं जिनसे अपनी बीनाई को हमारी कौम ठीक भी रख सकती है और सबसे पहले कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से किस तरीके से बचा जा सकता है और कमी किस तरह पूरी की जा सकती है? अच्छा, बहुत अहम सवाल है। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट यानी कि जो आपकी पुतली है, पेवंत जो की जाती है, और लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप आंख नहीं लगा सकते, या मेरा पर्दा ख़राब हो गया उसके लिए आंख ठीक नहीं हो सकती। तो उनको जवाब यही देते हैं कि सिर्फ जो आंख में एक ही चीज़ है जो कि रिप्लेस हो सकती है और वो कॉर्निया है। तो कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अतिया दे सकते हैं जब आपकी वफ़ात होती है। तो उसके अंदर पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब की जो ऑर्गेनाइजेशन है पी-होटा, उनके साथ उनके डायरेक्टर जनरल हैं आमिर ज़मान साहब, उन्होंने इस वक्त कमिटमेंट है कि इसको ये स्टार्ट कराएंगे और हम आप लोगों से ये अपॉर्चुनिटी लेके आप सारों को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप अपनी नज़र, अपनी बिनाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद किसी और को डोनेट कर दें, तो इससे और बेहतर क्या चीज़ हो सकती है कि आपके ही कॉर्निया से कोई और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेगा, बनिस्बतन वो एक बैसाखी के साथ सारा दिन फिरता रहे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉर्निया एक तो लिया कैसे जाता है, फिर उसको स्टोर कैसे किया जाता है, फिर तीसरी चीज़ उसको लगाया कैसे जाता है। तो कॉर्निया जो है अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो या तो वो घर में भी डोनेट किया जा सकता है या हस्पताल में, जिस तरह को हाई डिपेंडेंसी यूनिट में है, या
कोई आईसीयू पे या वेंटिलेटर पे है, जब आपको पता हो कि वो उसकी उम्र इतनी नहीं है कि अब वो ज़िंदा रह सके, तो उस वक्त ये डिसीजन रिलेटिव्स का एक बहुत अहम डिसीजन है, एक मुश्किल डिसीजन है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि वो कॉर्निया अगर निकालते हैं तो उसको बड़े आराम से निकाला जाता है कि दूर से बाद में देखने से पता नहीं लगता कि आँख के कॉर्निया जो है इस्तेमाल हो गया, लेकिन वो पहले 4 से 6 घंटे में निकालना पड़ता है हमें, और निकाल के कॉर्निया को स्टोर करना पड़ता है बैंक के अंदर। और हम मेयो हॉस्पिटल में अभी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एवरसाइट, उसके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं कि हम पूरा एक डेवलप कर लें पूरे पंजाब के लिए, हमको ऐसा बैंक बना लें हर डिफरेंट सिटीज़ में। पंजाब तो बहुत बड़ी जगह है, तकरीबन हमें कोई लाख कॉर्नियाज़ की साल की रिक्वायरमेंट है पंजाब में, चूँकि ऐसी बीमारियां हैं जिससे कॉर्निया आपका डैमेज हो जाता है, जिसमें बहुत अहम ट्रॉमा है, लोगों को चोट लग जाती है, पेट्राकोमा जिसको ये कुकरे जिसको कहते हैं, जो कह रहे थे कि जो एलिमिनेट हो गया है, वो चीज़ है। उसके अलावा हमारे कॉर्नियल अल्सर इतने ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा है, और फिर जो सर्जरीज होती हैं, कैटरेक्ट सर्जरी, उसके बाद भी कॉर्निया आपका डैमेज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बढ़ाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉर्निया एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि बाजार में जाए मैं लिख के दे दूँ पर्ची पे कॉर्निया ले आओ तो कॉर्निया नहीं मिलेगा आपको। तो ये कॉर्निया पहले हम श्रीलंका से लगाया करते थे। प्रोफेसर आपको यहाँ पर रोक कर एक सवाल करता हूँ कि किस एज तक कॉर्निया जो है डोनेट हो सकती है? अगर एक 80 साल का कोई शख्स जो है वफात पा जाता है और उसकी वसीयत में लिखा जाता है कि मेरी कॉर्निया किसी ऐसे शख्स को लगा दी जाए जिसकी बिनाई इम्प्रूव कर जाए और वापस आ जाए, तो कोई एज लिमिट है कि उस एज के अंदर अंदर कॉर्निया जो है वो बड़ी हेल्दी होंगी और फ़ौरन लगा दी जाए तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे? ये बहुत अहम सवाल है। ऑब्वियसली जितना वो यंग पेशेंट होगा उसका कॉर्निया ज़्यादा हेल्दी होंगे, लेकिन 80 साल पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि 80 साल वाले के नहीं लग सकते। उसमें देखते ही है कि जब कॉर्निया रिट्रीव करते हैं या रिट्रीव करने से पहले भी आप पूछ लेते हैं मरीज़ के लवाकिन से कि उसको आंखों की बीमारी तो नहीं थी, दूर से देखने से देखते हैं आंखों में कोई सफ़ेदी तो नहीं है, और उसके बाद हम निकाल भी लेते हैं तो उससे पेवंदकारी से पहले भी बैंक में जाके उसकी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं कि उसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ़ सेल्स लिविंग कितने हैं, और फिर अगर वो एक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है तो फिर हम उसको लगाते हैं, ताकि ये ना हो कि हम कोई चीज़ लगाएं और अगले के लिए वो एक ऑपरेशन भी हो और उसके बाद उसकी नज़र भी बहाल ना हो। मेरा ख्याल ये आपकी एफर्ट्स जो है एक ना एक दिन और ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी कि आपका जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बैंक है वो जब तश्कील हो जाएगा और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं एक जज्बे के तहत अपनी आँखों के एहतियात देना शुरू कर देंगे, तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनकी टोटल तौर पे बिनाई जो है वो ख़त्म हुई है और वो वापस आ जाएगी, तो वो एक आम सेहतमंद शख्स की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैं ज़रूर बताता हूँ आपको कि एक हमारी ऑफिसर्स हैं जो कि फ़ॉरेन ऑफिस में बड़े अहम पोस्ट पे ओहदे पर अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और उन्होंने हाल ही में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक पेपर भी पढ़ा जाके, जो कि ऐसे लोग जो पैदाइशी तौर पे जिनकी बिनाई ख़त्म हुई होती है वो एक आम आदमी की तरह भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल, जो जिनकी बिनाई ख़त्म हो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके लिए एंसिलरी सर्विसेज या आपको सोसाइटी में वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उसमें एक सबसे अहम चीज़ है ब्रेल, एक ऐसी चीज़ है जिधर आप उंगलियों के साथ आप पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है। दूसरा उसके बाद वाइट स्टिक है। अब वाइट स्टिक्स भी ऐसे आती हैं जिनके अंदर सेंसर लगे हुए हैं ताकि आवाज़ आती है टू 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 टू, आप किसी चीज़ के करीब जाएंगे तो फ़ौरन पता लग जाएगा कि सामने कोई चीज़ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में अब अगर देखेंगे, कुत्ता एक इंसान का बहुत वफादार जानवर होता है, तो गाइड डॉग्स हैं जो कि ट्रेन किए जाते हैं और जो आपको साथ साथ लेके फिरते हैं और बहुत आप आराम से वो लोग आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम हैं, और हमें जो पेशेंट अगर खुदा न खास्ता अपने बिनाई खो बैठे तो हमें उसको अपने से अलहदा नहीं कर देना चाहिए। हमें उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो लोगों में इंटरेक्ट कर सके और उसको ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। शुरू में होता ही है कि लोग पूरे ब्लाइंड एकदम तो नहीं होते, पहले शुरू में नज़र थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो जब से फ़ोन और टैबलेट आ गया है तो आई थिंक ब्लाइंडनेस जो कम नज़र बारीक देखने की प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए चीज़ को मैग्नीफाई करके बड़ा कैमरे से करके देख लें, तो ये एक बहुत अहम चीज़ है। मैंने ऐसा मरीज़ भी देखा हुआ जो ऐसे मोबाइल पकड़ के मैग्नीफायर के साथ लोगों को देख के चल रहा होता है, और जिस तरीके से भी वो कर ले वो बेहतर है उसके लिए, मरीज़ के लिए।
ये नाज़रीन, प्रोफेसर साहब ने बताया कि बिनाई अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुई है तो बहुत सारी ऐसी रीहैब मैकेनिज़्म हैं जिससे कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार सकती हैं। जिस तरह फिंगर से आप पढ़ भी सकते हैं, और एक वाइट स्टिक है, और फिर गाइड डॉग्स हैं। मेरा ख्याल गाइड डॉग्स का कोई इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप जब अपना ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बैंक तश्कील कर लें तो थोड़ा सा गाइड डॉग्स का भी इंस्टीट्यूट खुलवा दें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। हमारे बिनाई लोग जो बिनाई से महरूम है वो तो बेचारे सड़कों पे लेट के हड़ताल भी करते हैं, बसों का रास्ता भी रोकते हैं, मेट्रो बस को भी ब्लॉक करते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें सिर्फ बिनाई ना होने की वजह से अदारों में नौकरियां नहीं मिलती, और अगर मिलती हैं तो वो हमें उस किस्म की मिलती हैं कि अगर हम थोड़े से ट्रेंड भी हैं तो हमारी तरबियत के मुताबिक ऐसा जॉब हमें नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारी बिनाई जो है वो ख़त्म हुई है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगा कि कोई हमारे खुराक में भी ऐसे अज्जा होते हैं जो ना हों तो उससे बिनाई इफ़ेक्ट हो, ताकि हमारी घर में बैठी हुई जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को उस न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स की तरफ ज़रूर तवज्जो दें। जी, आई थिंक हेल्दी आइज़ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसमें बहुत अहम है विटामिन ए। एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके आँख के पर्दे के अंदर, आँख का कॉर्निया है, आपके आंसू जो बनते हैं, उन सब के लिए बहुत एक अहम विटामिन है, और इसका खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ विटामिन सी भी है, जो दोनों चीज़ें मिलके बहुत अहम है। और आप देखिए अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो आपको अंधेरे में नज़र नहीं आएगा। तो ये एक अहम विटामिन है जो हमें खाने की ज़रूरत है। खुराक में आप खाएंगे तो आपके अंडे हैं, दूध हैं, जिस तरह ये ग्रीन लीफी वेज या हरी सब्जियां जो हैं, इनसे ये विटामिन ए आपको वाफर मकदार में मिल जाती है। तो इन चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी है ताकि आँखों की नशोनुमा पूरी रहे। उसके अलावा आपने देखा होगा, लोग कहते होंगे कि इसमें लोग आपका जिक्र करते होंगे कि सौंफ है, बादाम है, ये सारी चीज़ें आपकी मेमोरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन आँखों के लिए नेक्स्ट जो चीज़ है, आप एक कॉड लिवर ऑयल है, फ़िश ऑयल है, उससे या ओमेगा 3 फैटी एसिड है, उससे आपकी जो टीयर्स है या आपकी जो आंखों में नमी है जो एज के साथ कम हो जाती है, उसको बहाल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे हमने पहले इस बात की कि जो फ़ोन है, टैबलेट है, उसको किस तरीके से अगर आपने कंप्यूटर पे इस्तेमाल करना है तो आपकी आंखें बिल्कुल एक लेवल पे होनी चाहिए ताकि आपके नेक पे दबाव ना पड़े, आपके मोरे ना ख़राब हो उम्र के साथ। उसके अलावा कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बारीक जब करते हैं तो आंखों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। उसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि दिन में आपको उसको कम करना पड़े या ज़्यादा करना पड़े, वो आपको करना है। फिर आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत है जिस वक्त आप देखते हैं फ़ोन के ऊपर, ताकि उससे आपको प्रॉब्लम जो आती हैं आई स्ट्रेन की वो कम से कम आती हैं। उसके अलावा जिस वक्त आप बहुत देर तक आप कंप्यूटर पे देखते रहते हैं, कई बच्चों में ऐनक का नंबर होता है तो उनकी आंखें भैंगी भी हो जाती हैं, तो वो भैंगेपन से बचने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक जो मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज़ है कि अगर आपको किसी वक्त लगे कि आपको साफ नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐनक के लिए चेक कराने के लिए ज़रूर जाएं। बेशक वो 40 साल की उम्र हो या आपकी बचपन की उम्र हो। तो बचपन में तो आप करीब से जाके देखना शुरू कर देंगे, लेकिन 40 साल में आप देखेंगे कि आप जाएंगे, मेन्यू नहीं पढ़ा जाएगा आपसे, आप अखबार पढ़ने में दिक्कत होगी, तो उस वक्त अगर नहीं लगाएंगे तो सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम है आपकी आँख की नशोनुमा के लिए। और इसमें आखिरी चीज़ अगर मैं कहूँगा, नींद से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है जो आंखों को रिचार्ज करती है। तो रात को सोना ज़रूरी है, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं कि सर में दर्द है और ठीक नहीं हो रही, तो पता लगता है कि रात को सोते सिर्फ 1 घंटा है। शुक्रिया। आपने बताया हमारे प्रोग्राम में सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया मेजर वजूहात हैं बिनाई कमज़ोर होने की। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करता हूँ, फिर हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि जो सफ़ेद मोतिया है, प्रोफेसर साहब एक ज़माना था कि उसके लिए एक ऑपरेशन जो था उसमें बड़ा टाइम भी लगता था और फिर उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी बड़े होते थे, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप 15 मिनट में एक सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कर देते हैं और तकरीबन कम से कम 200 ऑपरेशन कर रहे होते हैं अपनी ऑपरेटिंग लिस्ट पर। तो उसका लेंस बड़ा महंगा है और वो लेंस बाहर से बने हुए आते हैं। क्या हमारे मुल्क में ये लेंस बन सकते हैं? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। रिसेंटली मैंने इस पे काम भी शुरू किया, फिर जवाब ये मिला कि
आपको कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने के लिए एक डिमांड बनानी पड़ती है, और वो डिमांड से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो तो वो मैंने मतलब प्रैक्टिकल नहीं होती और कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसका भी प्रॉब्लम यही है कि पाकिस्तान जितनी बड़ी मुल्क है और जितनी उसकी कंजम्पशन है, जितनी उसकी कॉस्टिंग और वो चीज़ है, वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ती है लेंस बनाने के लिए। नेपाल एक जगह है, वहाँ पे बनते हैं लेंस, लेकिन उनको भी सारी दुनिया में मिल के देखना पड़ता है कि डिमांड वो अपनी कैसे पूरी करते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, हम इस पर काम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये बनना Doable है। चाहिए, ज़रूर बनना Doable है। चाहिए। डूएबल चीज़ है, ये नहीं हो सकती कि नहीं बनना चाहिए, और एक कौम के लिए खिदमत है। और हम गवर्नमेंट को भी इसमें इनिशिएटिव लेके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे काम करना चाहिए ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। मेरा ख्याल नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, और 2 रिकमेंडेशन जो ईमानों तक पहुँचाना चाहते हैं प्रोफेसर मुझसे रजामंद होंगे कि एक तो लेंस पाकिस्तान में बनने चाहिए जो कि हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी कॉस्ट 50,000 से 70,000 तक मरीज़ को पे करनी पड़ती है। अगर उसकी दोनों आँखों का मोतिये का ऑपरेशन होना है तो ये लगभग 1.5-2 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। अगर ये लेंस बनना शुरू हो जाए, जो कि आपके मुताबिक डूएबल है, बन सकते हैं पाकिस्तान में, अगर नेपाल में बन सकते हैं तो पाकिस्तान में भी बन सकते हैं। और दूसरा, एक गाइड डॉग का इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कि हमारे ब्लाइंड लोगों को लेके बाज़ार तक भी चला जाए और स्कूलों तक भी ले जाए बच्चे को, और किसी फंक्शन में भी एक बिनाई से महरूम शख्स उस गाइड डॉग के ज़रिए पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपना बड़ा मसरूफ़ तरीन वक्त से थोड़ा सा वक्त हमें भी दिया, और हमारे नाजरीन को, कौम मुल्क सल्तनत को बड़ी अहम इंफॉर्मेशन पहुँचाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नाजरीन, मुझे ज़रूर ईमेल करें, जिस डिज़ीज़ का बर्डन होगा मैं वो डिज़ीज़ के एक्सपर्ट भी बुलाऊँगा और अहम सवालात आपके लिए पूछूँगा। खुदा हाफिज़।